हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली हमने जो MHT CET एंड BSc नर्सिंग CET 2025 के स्टूडेंट्स के लिए MCQ सीरीज जो स्टार्ट की थी, उस सीरीज में चैप्टर नंबर 4 का लेवल 2 मैं आज लेकर आई हूँ। आज के सीरीज में थोड़े से MCQs और डिफिकल्ट लेवल के होंगे। मुझे एक चीज आप लोगों को बोलनी थी कि आप लोगों को जो क्वेश्चन मैं नीचे आंसर कमेंट करने बोलती हूँ, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट नहीं करते हैं। अगर आप आंसर कमेंट नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको आंसर समझ में आया है या नहीं समझ में आया है। प्लस आप लोग जितना ज्यादा कमेंट करोगे अपने मार्क्स के बारे में, तो उससे मुझे पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है। मतलब अगर समझो आपको 20 में से 15 MCQ राइट मिल रहे हैं या फिर किसी को 10 MCQ राइट मिल रहे हैं, तो इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों के लिए थोड़े और सिंपल MCQs लाने चाहिए। या अगर आपको 20 में से 17 मार्क्स आ रहे हैं, 20 में से 18 मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं अपने MCQs का लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज कर दूंगी। लेकिन आप लोग कुछ कमेंट ही नहीं करते हो। कुछ कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं ऐसे ही MCQs लाते रहूंगी। तो आप लोगों को अगर थोड़े से और कॉम्पिटिटिव लेवल के PYQ सॉल्व करने हैं तो नीचे कमेंट करो अपने मार्क्स। आपके मार्क्स के हिसाब से मैं डिसाइड करूंगी कि कौन से लेवल के MCQs आप लोगों को देने चाहिए। और एक चीज, कम्युनिटी पोल पे हमने MCQs अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको कम्युनिटी पोल का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आज के सेशन में हम 20 MCQ सॉल्व करने वाले हैं और इसमें मैं आपको एक दो क्वेश्चंस होमवर्क भी दूंगी, ठीक है। और MCQ सेशन खत्म होने के बाद आपको नीचे मार्क्स कमेंट करना है कि आपको आज के सेशन में 20 में से कितने MCQs राइट आए, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आपको फ्री मॉक टेस्ट देने नहीं मिलेगा। हमारे ऐप पर हमने 2 फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया है। आपको ऐप लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में 3 लाइंस आएंगी, उस पर क्लिक करना है। वो 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में आपको टेस्ट वाला फोल्डर मिलेगा। वो टेस्ट वाले फोल्डर में आपको मॉक टेस्ट हमने फ्री में दिया हुआ है। अगर आपको लाइव लेक्चर्स अटेंड करने हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप हमारा वरदान बैच 2.0 ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको लाइव लेक्चर प्लस 22 मॉक टेस्ट फ्री में मिलेंगे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2200 MCQs आपको फ्री में मिलेगी, लाइव लेक्चर प्लस मॉक टेस्ट। और अगर आपको लेक्चर्स अटेंड नहीं करने तो आप हमारा सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। ये रहा अपना पहला MCQ। बुक लेके बैठो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर लिखो, उसके बाद इसका आगे का सॉल्यूशन देखो, ठीक है। चलो, ओके। सो डैश इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA tagged with a radioactive molecule and is used to detect sample DNA during DNA profiling. So which is a single stranded molecule जो रेडियोएक्टिव फॉर्म में हम यूज करते हैं। बेसिकली इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के टाइम पे यूज करते हैं। यस, हम cDNA यूज नहीं करते डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के टाइम पे। ना हम प्लास्मिड यूज करते हैं, ना हम प्राइमर यूज करते हैं। जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, रेडियोएक्टिव प्रोब्स। रेडियोएक्टिव प्रोब्स की मदद से जब हम इसका यूवी फोटोग्राफी करेंगे, एक्सरे फोटोग्राफी करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारे डीएनए का अननोन स्ट्रैंड क्या है। यस एवरीबॉडी, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो डीएनए प्रोब्स हम यूज करते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग वाले टेक्निक में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको ये स्टेप्स पता होने चाहिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस में कौन से स्टेप्स करेक्ट होते हैं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर करेक्ट इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। VNTR is used as जेनेटिक मार्कर बाय एलेक जेफरी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। लेवल 1 में भी ये क्वेश्चन आया था। सेकेंड क्वेश्चन, स्पेसिफिक मेटाबॉलिक जीन्स आर यूज्ड एज प्रोब। स्पेसिफिक मेटाबॉलिक जीन्स आर यूज्ड एज प्रोब। क्या हम मेटाबॉलिक जीन्स यूज करते हैं प्रोब के लिए? नहीं, हम यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यूज करते हैं एज अवर रेडियोएक्टिव प्रोब। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। एनी जीन कैन बी यूज्ड एज अ प्रोब? नो, only specific genes which are radioactive it can be used as probe. So only option number 1 is correct. next question, ये देखो यहाँ दिया है। एलेक जेफरी पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में हमें बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म विल अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ डैश।
मैंने लेवल 1 में आपको एक ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था। आरएनए पॉलीमरेज 1 से आरआरएनए बनता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 से पॉलीमरेज 1 पॉलीमरेज 2 से एमआरएनए बनता है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 से टीआरएनए बनता है। तो अगर आरएनए पॉलीमरेज 3 रिमूव कर दिया तो क्या नहीं बनेगा? अगर मैंने आरएनए पॉलीमरेज 3 रिमूव कर दिया तो क्या नहीं बनेगा? व्हाट विल नॉट फॉर्म इफ आई रिमूव आरएनए पॉलीमरेज 3? ये नीचे कमेंट करो, आंसर करो, इसका आंसर नीचे कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस, डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। देखो एक चीज हमने पढ़ी है कि कोई भी आरएनए जब बनता है, जब एमआरएनए बनता है या आरआरएनए बनता है या टीआरएनए बनता है, उसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स होता है। डायरेक्शन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, डायरेक्शन ऑफ न्यू स्ट्रैंड इज फिक्स्ड। न्यू स्ट्रैंड हमेशा एक ही डायरेक्शन में बनेगा। कौन से डायरेक्शन में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये डायरेक्शन तो फिक्स्ड है कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में बनेगा। सो या तो आंसर ये आएगा या तो आंसर ये आएगा। दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर। लेकिन अभी अगर अपना आरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में बन रहा है, सपोज दिस इज माय एमआरएनए जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में बन रहा है, तो इसका अपोजिट जो टेम्पलेट डीएनए है उसका डायरेक्शन क्या होगा? टेम्पलेट डीएनए का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा ना, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। सेम सेम एंड्स कभी भी सामने नहीं आते, एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए। सो यहाँ पर अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, यहाँ 3 टू 5 होगा। सेम सेम डायरेक्शन कभी नहीं होगा। ओके यस, ये देखो ये मेरा एमआरएनए का डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये मेरा टेम्पलेट डीएनए का डायरेक्शन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मतलब 5 के सामने हमेशा 3 आएगा, सामने सामने 5 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the given statement. Statement A, the primary transcript produced in eukaryotes is translated without undergoing any modification. देखो यूकैरियोट्स में जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है इसको हम एचएनआरएनए बोलते हैं। एचएनआरएनए के पास बहुत सारे इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं। इट हैज इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। ये इंट्रॉन्स कट करके रिमूव करना है, तो जब आप ये इंट्रॉन्स को रिमूव करते हो इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए, और उसके बाद आपको आपका मैच्योर एमआरएनए मिलता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? बिना प्रोसेसिंग के वी गेट एमआरएनए। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ यूकैरियोट्स हैज एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर ए इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट नंबर बी इज करेक्ट। ये देखो राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैच द कंपोनेंट्स ऑफ लैक ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई गिवन अंडर कॉलम 1 विद देयर फंक्शन लिस्टेड इन कॉलम 2। ओके, अब ये लैक ओपेरॉन वाला वो है क्वेश्चन है। ये अपना लैक ओपेरॉन है, यहाँ पे इनहिबिटर जीन है, दिस इज प्रमोटर, दिस इज ऑपरेटर, और यहाँ पे अपना स्ट्रक्चरल जीन आएगा ZYA। ओके तो नीचे से जाते हैं। रेगुलेटर जीन क्या करता है? रेगुलेटरी जीन का क्या काम है? रेगुलेटरी जीन कोड्स फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, करेक्ट। सो 4 का आंसर क्या आएगा? Q। 4 का आंसर क्या आएगा? Q। 1 2 3 4, 1 2 3 4। दिस इज ऑप्शन नंबर A, दिस इज ऑप्शन नंबर B, दिस इज ऑप्शन नंबर C एंड दिस इज ऑप्शन नंबर D। तो 4 का आंसर क्या आएगा? Q। तो यहाँ पे Q है, बाकी किसी में Q नहीं है। आपको डायरेक्ट आपका आंसर मिल गया, एक ऑप्शन चेक करने से ही आपको आपका आंसर मिल गया, बाकी सब एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी से डिलीट कर दो तो आपका आंसर क्या आएगा? और एक ऑप्शन मैच करके देखो। प्रमोटर जीन का काम क्या होता है? प्रमोटर जीन के पास आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच होता है, सो इट इज अ बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर जीन का काम है आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करना। सो 3 का आंसर क्या आएगा? T। नेक्स्ट क्या है? ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन के पास क्या होता है? रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड होता है, यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड हो जाता है, सो बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर प्रोटीन।
ऑपरेटर रीजन के पास बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, एंड स्ट्रक्चरल जीन क्या करता है, इट कोड्स फॉर mRNA एंड rRNA। तो ये चार ऑप्शंस में से A, B, C, D में से राइट आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर सी का, 6 का? नीचे कमेंट करो, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट करो, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कमेंट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, ये देखो इधर पे भी दिया है, ऑपरेटर रीजन के पास रिप्रेसर प्रोटीन जाता है, प्रमोटर रीजन के पास आरएनए पॉलीमरेज जाता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटीकोडॉन इन द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस ऑन डैश, एन एंटीकोडॉन इज द सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजन बेस ऑन। एंटीकोडॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये मेरा टीआरएनए है, यहाँ पे एंटीकोडॉन प्रेजेंट होता है, और ये किसके साथ बाइंड करता है, एमआरएनए के साथ। So the complementary strand of DNA which codes for amino acid, no. What is anticodon? It is present on tRNA. The complementary strand of mRNA which codes for amino acid, no. rRNA molecule, no. tRNA molecule which recognizes the appropriate sequence of bases on mRNA. This is correct. ये एंटीकोडॉन है, ये एंटीकोडॉन कोडॉन को ढूंढता है और उसके साथ बाइंड करता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये देखो, ये अपना एंटीकोडॉन है, ये कोडॉन को ढूंढेगा एमआरएनए पे और उसके साथ बाइंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजेनरेट जेनेटिक कोड्स मीन व्हाट? डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास एक कोडवर्ड नहीं है पर मुझे सेम अमीनो एसिड चाहिए, तो वो सेम अमीनो एसिड मुझे दूसरे कोडवर्ड से भी मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पार्ले जी बिस्किट खाना है, अभी मैं जहां से रोज बिस्किट खरीदती हूँ, आज वो अंकल की दुकान बंद है, तो मैं दूसरी दुकान से सेम बिस्किट ले लूंगी, पार्ले जी बिस्किट, बट दूसरी दुकान से। तो वैसे ही अगर मुझे एक्स अमीनो एसिड चाहिए, अगर ये वाला कोडवर्ड अवेलेबल नहीं है, तो मैं इस कोडवर्ड से ये सेम अमीनो एसिड ले सकती हूँ। इसको बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। अगर एक कोडवर्ड डीजेनरेट हो गया तो भी मुझे सेम अमीनो एसिड दूसरे कोडवर्ड से मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। The codons degenerate soon after the synthesis of polypeptide chain. No. One codon can code for more than one amino acid. नहीं, एक कोडॉन से एक ही अमीनो एसिड बनेगा, लेकिन ये सेम अमीनो एसिड दूसरे कोडॉन से भी बन सकता है। The same amino acid can be coded by more than one codon. So option number C is the right answer. ये right answer नहीं है, ये right answer है, C is the right answer. Next question, ये देखो, यूजुअली एक कोडॉन से एक ही अमीनो एसिड बनता है, हाउएवर सम अमीनो एसिड्स आर एनकोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन्स। दिस इज कॉल्ड एज डीजेनरेसी। और डीजेनरेसी की वजह से हमको वोबल हाइपोथेसिस देखने मिलती है। मतलब अगर दो कोडवर्ड का एक कोडवर्ड है, इसका अगर लास्ट लेटर सेम है तो भी आपको सेम अमीनो एसिड मिलेगा। मतलब इसका लास्ट लेटर अलग है पर स्टार्टिंग के दो लेटर सेम है, तो भी आपको सेम अमीनो एसिड मिलेगा। थर्ड बेस, if here the first two bases in different codons are identical but the third one is different, तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सेम अमीनो एसिड मिलेगा। इससे भी X मिलेगा, इससे भी X मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, what would happen if in a gene encoding a polypeptide of 50 amino acids 25th codon is mutated to UAA? मतलब समझो अपने पास 50 कोडवर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे अपने पास 50 कोडवर्ड्स है, मतलब टोटल 50 पेयर्स है, क्या बोलूं मैं, 50 कोडॉन्स है। दिस इज 1 कोडॉन, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ऐसे अपने पास 50 कोडॉन है। ठीक है, अब इसमें से 25th कोडॉन अगर रिप्लेस हो गया, अगर 25th कोडॉन जो ऐसा होने वाला था, अगर ये यहाँ पे UAA आ गया, तो हमको एक चीज पता है, दिस इज अ स्टॉप कोडॉन, और अगर अपने मैसेज में स्टॉप कोडॉन आ गया तो आपका प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो अब आपको जो प्रोटीन मिलेगी वो कितने कोडवर्ड की मिलेगी, 24 कोडॉन्स की मिलेगी। कितने कोडॉन्स की प्रोटीन मिलेगी, 24 कोडॉन्स वाली प्रोटीन आपको मिलेगी, क्योंकि 25th कोडॉन स्टॉप कोडॉन है, तो यहाँ पे इसके पहले ही प्रोटीन प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा। सो अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 24 अमीनो एसिड्स विल बी फॉर्म्ड। करेक्ट, एक ही आंसर मैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ए, अ मोनोसिस्टोनिक mRNA कैन प्रोड्यूस सेवरल टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। समझो अपने पास एक मोनोसिस्टोनिक mRNA है,
दिस इज प्रमोटर रीजन, दिस इज टर्मिनेटर रीजन। यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन है और ये स्ट्रक्चरल जीन के पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे ये आपको अलग प्रोटीन देगा, दिस विल गिव यू डिफरेंट प्रोटीन, दिस विल गिव यू डिफरेंट प्रोटीन। सो दिस इज ट्रू, एक ही एमआरएनए से आपको अलग अलग प्रोटीन्स मिलेंगे। द टर्मिनेशन कोडॉन इज प्रेजेंट ऑन एमआरएनए, दिस इज ऑल्सो ट्रू। एमआरएनए के ऊपर ही टर्मिनेशन कोडॉन भी प्रेजेंट होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सॉरी माय बैड। ऐसा आपको यूकैरियोटिक उसमें मिलता है, नॉट इन प्रोकैरियोट्स। अब मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, अच्छा मैंने ये नहीं देखा, ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक होना चाहिए। पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए रहेगा मतलब मल्टीपल स्ट्रक्चरल जीन्स अवेलेबल रहेंगे, तो ही आपको मल्टीपल प्रोटीन मिलेगा। अगर एक एमआरएनए है तो उसके पास एक ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ओनली वन प्रोटीन विल बी प्रोड्यूस्ड। सो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होना चाहिए। अगर अपना एमआरएनए पॉलीसिस्ट्रॉनिक है तो मल्टीपल प्रोटीन्स मिलेगा, अगर मोनोसिस्ट्रॉनिक है तो एक ही प्रोटीन मिलेगा। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर बी इज करेक्ट। भाई मैं सोचू कुछ तो झोल हो गया था यहाँ पे क्वेश्चन में। ओके नेक्स्ट, लैक ओपेरॉन इज इंड्यूस्ड बाय, ऐसा ही सेम क्वेश्चन लेवल 1 में भी मैंने पूछा है आपको। लैक ओपेरॉन कौन सी शुगर की वजह से स्टार्ट होता है? इंड्यूस करना मतलब स्टार्ट करना। तो लैक ओपेरॉन किसकी वजह से स्टार्ट होता है? जब हमारे ई कोलाई को ग्लूकोज शुगर नहीं मिलती है तो इसको लैक्टोज खाना पड़ता है, पर लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड और डाइसैकेराइड ब्रेक करने के लिए स्पेशल एंजाइम की जरूरत है। और वो स्पेशल एंजाइम्स कौन से हैं? ये 3 एंजाइम्स हैं और एक एसिटाइलेज। तो ये तीनों एंजाइम्स कब बनेंगे? जब ई कोलाई के पास लैक्टोज शुगर आएगा। तो लैक्टोज शुगर के वजह से लैक ओपेरॉन स्टार्ट होता है। तो लैक ओपेरॉन किसके वजह से स्टार्ट होता है? लैक्टोज शुगर के वजह से। लैक्टोज इज अ इंड्यूसर मॉलिक्यूल, इट एक्ट्स एज इंड्यूसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग जीन रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन इन एन ओपेरॉन dash codes for protein, rRNA and tRNA. During gene regulation and expression in an operon, अगर हम एक ओपेरॉन की बात करें, ये अपना I जीन है, दिस इज P जीन, दिस इज O जीन, और यहाँ पे अपने स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, दीज आर अवर स्ट्रक्चरल जीन्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? विच जीन कोड्स फॉर प्रोटीन, rRNA and tRNA? कौन से जीन से आपका प्रोटीन, rRNA और tRNA बनेगा? ये 3 स्ट्रक्चरल जीन से। सो विच जीन कोड्स फॉर दीज मॉलिक्यूल्स? स्ट्रक्चरल जीन कोड्स फॉर दीज मॉलिक्यूल, करेक्ट। क्योंकि प्रमोटर के पास आरएनए पॉलीमरेज जाएगा, ऑपरेटर के पास रिप्रेसर प्रोटीन जाएगा, और रिप्रेसर क्या करेगा? रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। तो अगर मुझे टीआरएनए वगैरह बनाना है तो वो सब मुझे स्ट्रक्चरल जीन से मिलेगा। यस ओके, ये देखो स्ट्रक्चरल जीन्स के वजह से यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स है वो फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम एंड कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। टीआरएनए क्या करेगा? ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म। एमआरएनए क्या करेगा? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेगा? पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा मतलब क्या होगा? इधर पे लिंकिंग ऑफ अमीनो एसिड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको नीचे कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नीचे कमेंट करना है, और क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नीचे कमेंट करो। मैंने ऑलरेडी मैच द कॉलम बना के दिया है, इसका आंसर भी नीचे कमेंट करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग लैक ओपेरॉन। अब कौन सा जीन कौन सा एंजाइम बनाता है वो आपको बताना है। जीन ए, मतलब देखो 3 जीन है ना, Z, Y, A, इससे अपना एंजाइम बनता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, इससे बनेगा परमीएज, इससे बनेगा एसिटाइलेज। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये भी राइट है। प्रमोटर इज बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, ये भी राइट है। ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि Z जीन से क्या बनता है? बीटा गैलेक्टोसिडेज। सो ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट। ये देखो
Z जीन से बीटा गैलेक्टोसिडेज बनता है, Y जीन से परमीएज बनता है और A जीन से एसिटाइलेज बनता है. सो ऑप्शन नंबर B इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. नेक्स्ट, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन. ओके, लिंकर डीएनए किसको बोलते हैं? लेवल 1 में भी ये क्वेश्चन आया था. लिंकर डीएनए किसको बोलते हैं? H1 हिस्टोन को. दिस इज लिंकर डीएनए. सो बी का आंसर आएगा 3. या तो आंसर ये है या तो आंसर ये है, ये दोनों कट कर दो. दिस इज एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी. अडेप्टर मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? टीआरएनए को. सो 1 का आंसर आएगा 2. ओके, कैपिंग एंड टेलिंग, जब हम प्रोसेसिंग करते हैं एमआरएनए का या एचएनआरएनए का, जब प्रोसेसिंग करते हैं तो यहाँ पे कैप लगाते हैं और यहाँ पे टेल लगाते हैं. ए वाला टेल और जी वाला कैप. सो कैपिंग में हम क्या करते हैं? दिस इज कैप. जी ऐसा बनाते हैं ना, और कैपिंग की प्रोसेस में सी बनाते हैं. तो सी और जी दोनों का स्ट्रक्चर दिखने में सेम है, तो आप ऐसा हिंट याद रख सकते हो. सी फॉर कैप, जी फॉर ग्वानिसिन. सो ये ऐसे सी और जी सेम दिखता है. सो कैपिंग प्रोसेस एडिशन ऑफ ग्वानाइन, टेलिंग प्रोसेस पॉलीएडिनाइलिन. सो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर. यस, ये देखो, कैपिंग प्रोसेस में हम जी लगाते हैं तो सी का शेप और जी का शेप दोनों सेम है ना, इसीलिए आप याद रख सकते हो. वोबल हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है? अगर हमारा कोई नाइट्रोजन बेस का थर्ड वाला पेयर डिफरेंट है पर स्टार्टिंग के 2 पेयर सेम है, तो आपको दोनों से सेम अमीनो एसिड मिलेगा. इनस्टेबिलिटी ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, नो. प्रेजेंस ऑफ थाइमीन, नो. लैक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग रिगार्डिंग द थर्ड बेस. हाँ, थर्ड बेस वाला कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग वाला स्टेटमेंट करेक्ट है. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, दिस इज वोबल हाइपोथेसिस जिसमें थर्ड बेस डिफरेंट होता है. AUG इज प्रेजेंट. AUG हमारा स्टार्ट कोडॉन है. दिस इज अवर स्टार्ट कोडॉन. और स्टार्ट कोडॉन हमेशा कहाँ प्रेजेंट रहता है? एकदम स्टार्टिंग में. जहां पे 5 प्राइम एंड रहेगा वहीं पे ये स्टार्टिंग में रहेगा. AUG is present at beginning of 5 प्राइम एंड ऑफ mRNA. तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? mRNA के स्टार्टिंग में, 5 प्राइम एंड ऑफ mRNA. AUG is present at 5 प्राइम एंड. ये देखो, एकदम स्टार्टिंग में प्रेजेंट रहता है. ये अपना mRNA है. नेक्स्ट, in RNA there are dash types of nitrogen bases. They can form dash possible combination of triplets called codons, and among these dash codons serve as termination codon and remaining codons serve as sense codons. Okay, अगर हम आरएनए की बात करें, एमआरएनए की, तो अपने पास नेचर में कितने टाइप के नाइट्रोजन बेसेस हैं? 4 टाइप के नाइट्रोजन बेसेस है. वी हैव 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसेस इन नेचर. तो या तो आंसर ये आएगा या तो आंसर ये आएगा. ऑप्शन नंबर सी उड़ा दो, ऑप्शन नंबर ए उड़ा दो. इससे हम मैक्सिमम कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ट्रिपलेट कोडॉन्स का? 4 3 64. कितना मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? 64. तो आंसर ये आएगा. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. जिसमें से कितने कोडॉन्स टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं? 64 में से 3 कोडॉन टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं और बाकी जो 61 कोडॉन्स होते हैं ये अपने सेंस कोडॉन्स होते हैं. सो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी. ये देखो, टोटल 4 टाइप के नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, 64 कोडॉन्स बनते हैं जिसमें से 3 कोडॉन स्टॉप कोडॉन है. ये आपको लर्न करना है. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये 3 कोडवर्ड्स आपको लर्न करने हैं और ये वाला कोडवर्ड आपको लर्न करना है. तो 64 में से 3 निकाल दो, कितना बचा? 61. नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. tRNA is attached to mRNA by its dash. ये मेरा tRNA है, बहुत ही गंदा है. ये मेरा mRNA है. तो इन दोनों के बीच में दिस इज कोडॉन, दिस इज एंटीकोडॉन. सो tRNA आपके कोडॉन से कैसे अटैच्ड है? विद द हेल्प ऑफ एंटीकोडॉन लूप. ये लूप को क्या बोलते हैं? एंटीकोडॉन लूप. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ये देखो, दिस इज द एंटीकोडॉन लूप. ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. हाउ मेनी सेंस कोडॉन्स कोड फॉर 20 नोन असेंशियल अमीनो एसिड्स? नेचर में 20 नोन असेंशियल अमीनो एसिड्स है, बराबर. तो ये कितने कोडॉन से बनती है?
अपने पास टोटल 64 कोडॉन है, इसमें से 3 कोडॉन स्टॉप कोडॉन है, तो इसको माइनस कर दो, तो आंसर क्या आएगा? व्हाट विल बी द आंसर? वही आंसर इस क्वेश्चन का मेन आंसर है। तो मैंने आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 20। ये सारे आंसर्स आपको नीचे कमेंट करने हैं, और ये आंसर्स कमेंट करने के बाद अपने मार्क्स कमेंट करो कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट आए। और अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप डाउनलोड करो, ताकि आप फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सको। आपको 2 मॉक टेस्ट हमने फ्री में दिया है, मतलब 200 एमसीक्यूज हमने आपको फ्री में प्रोवाइड किए हैं। आपको ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद जब आप ये 3 ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो आपको फ्री मटेरियल दिखेगा। इस फ्री मटेरियल में जाके टेस्ट वाला फोल्डर ओपन करो। यस, अगर आपको लाइव लेक्चर अटेंड करना है तो आप हमारा वरदान बैच का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको लाइव लेक्चर प्लस 222 PYQs मिलेंगे, प्लस चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे और बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन अगर समझो आपको लेक्चर नहीं अटेंड करना है तो आप सिर्फ मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा PYQ सॉल्व करोगे, उतने ज्यादा आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। और अपने मार्क्स कितने आए वो नीचे कमेंट करो, तो मुझे आपकी प्रिपरेशन लेवल पता चलेगी। क्योंकि हम जो भी PYQs आपके लिए लेकर आते हैं वो नर्सिंग पैटर्न और MHT CET पैटर्न पे ये किया होता है, बनाया गया होता है। और ये PYQ स्पेशली ये जो MCQs है ये स्पेशली लास्ट 2 इयर्स के PYQs होते हैं। कोर्स परचेस करते वक्त अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर इस टाइम पे कॉल करके अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या आपको एक्स्ट्रा MCQ सॉल्व करने हैं तो आप YouTube से हमारी प्लेलिस्ट भी सॉल्व कर सकते हो। ये सारे प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे PYQs प्रैक्टिस कराए हैं, तो ये सारी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो फॉर बायो, फॉर फिजिक्स। आई होप आपको इन वीडियोस से हेल्प मिल रही है। अगर हेल्प मिल रही है तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि सेल्फिश मत बनो। इस वीडियो को अपने महाराष्ट्र बोर्ड के सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि सारे बच्चों का फायदा हो सके, क्योंकि ऐसा फ्री और ऐसा क्वालिटी कंटेंट उनको और कहीं नहीं मिलेगा। आप जब वीडियो शेयर करते हो, जब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उनको नोटिफिकेशन जाता है। और हमने जो कम्युनिटी पोल्स आपके लिए चालू किया है वो भी हम तब तक ही अपलोड करेंगे जब तक आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करोगे, कम्युनिटी पोल्स अगर बच्चे अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो हम कम्युनिटी पोल्स MCQ डालना स्टॉप कर देंगे। तो वीडियो को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बोलो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन ऑन करने के लिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना। जितने ज्यादा मैक्सिमम लाइक्स होंगे मैं उतने जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के MCQs लेकर आऊंगी। और आपके लिए मेगा MCQ भी आने वाला है, तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और पढ़ाई करते रहो बच्चों, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय।